नमस्कार दोस्तों, प्रतिवत क्लासेस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हमने मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित राजनीति विज्ञान विषय के लिए असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम के पुराने आए हुए प्रश्नों का संग्रह आपके लिए लाया है। ये हमारा 6वीं कड़ी है और हम ज़्यादा से ज़्यादा आपको अभ्यास प्रश्न करवाना चाहते हैं, तो लगातार आप हमारे साथ बने रहें। आज का हमारा पहला प्रश्न है, उत्तर व्यवहारवाद की सर्वोत्तम व्याख्या की जा सकती है। आपको ऑप्शन दिए हैं, ए व्यवहारवाद के लिए खतरे के रूप में, बी व्यवहारवादी शोध के प्रसार के रूप में, सी परंपरावादी दृष्टिकोण की समालोचना के रूप में और डी संरचनात्मक प्रकारवादी दृष्टिकोण के अग्रदूत के रूप में। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, व्यवहारवादी शोध के प्रसार के रूप में उत्तर व्यवहारवाद की सर्वोत्तम व्याख्या की जा सकती है। और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद राजनीति विज्ञान में परंपरागत सिद्धांतों के विरुद्ध जो आंदोलन चला था, इसे ही व्यवहारवादी आंदोलन के रूप में जाना जाता है। आप इसे ध्यान रखें। अगला प्रश्न है, तेलंगाना विधानसभा में कुल कितनी सीटें हैं? आपको विधानसभा की सीट बताना है। आपको ऑप्शन दिए हैं, ए 121, बी 119, सी 117 और डी 90। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 119। तेलंगाना विधानसभा में 119 सीटें हैं। 29वें राज्य के रूप में 2014 में 2 जून के दिन तेलंगाना राज्य का गठन किया गया था और उस समय पे इसमें 119 सीटें हुआ करती थी। और वर्तमान में हम राज्यों की अगर बात करें तो 29 राज्य नहीं रहे हैं। वर्तमान में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, जिसमें जम्मू कश्मीर राज्य को तोड़ करके उसे 2 केंद्र शासित प्रदेशों के रूप में बांट दिया गया है। वहीं पे दादर और नगर हवेली, दमन और दीव, इनको जोड़ करके 2020 से एक साथ ही एक केंद्र शासित प्रदेश के रूप में माना जाता है। इस प्रकार से याद रखें, वर्तमान में भारत में 28 राज्य, 8 केंद्र शासित प्रदेश है। अगला प्रश्न देखेंगे, जब वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट पारित किया गया तब भारत का गवर्नर जनरल कौन था? आपको ऑप्शन दिए हैं, ए लॉर्ड कर्जन, बी लॉर्ड मैकाले, सी लॉर्ड इरविन और डी लॉर्ड लिटन। दोस्तों आप भली भांति जानते हैं, वर्नाकुलर जो प्रेस एक्ट था, इसका उद्देश्य जो था भारतीय भाषाओं के पत्र पत्रिकाओं पर कड़ा नियंत्रण रखना, और यह 1878 में आया था। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी लॉर्ड लिटन। तो लॉर्ड लिटन के समय पे 1878 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लाया गया था। अगला प्रश्न हम देखेंगे, निम्नलिखित में से किस भारतीय महिला ने स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान क्रांतिकारी साधनों का समर्थन नहीं किया? आपको ऑप्शन दिए हैं। ऑप्शन ए है मणिबेन पटेल, बी है दुर्गा भाभी, सी है सत्यवती देवी और डी है खुर्शीद बहन। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, मणिबेन पटेल। जो मणिबेन पटेल है वो सरदार वल्लभ भाई पटेल की पुत्री का नाम है और इन्होंने क्रांतिकारी साधनों का समर्थन नहीं किया। यह कांग्रेस के द्वारा अपनाए गए गांधीवादी तरीकों के द्वारा स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिया इन्होंने, और उसके अकॉर्डिंग इन्होंने देश की आज़ादी के लिए प्रयत्न किया। इसके अतिरिक्त अगर हम बात करें, दुर्गा भाभी, सत्यवती देवी और खुर्शीद बहनें, ये तीनों ही जो क्रांतिकारी महिलाएं हैं, इन्होंने क्रांतिकारी साधनों का समर्थन किया था। अगला प्रश्न हम देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान सभा का सदस्य नहीं था? ऑप्शन ए टी कृष्णामाचारी, बी एच.सी. मुखर्जी, सी बी.एन. राव और डी के.एम. मुंशी। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बी.एन. राव। बी.एन. राव भारतीय संविधान सभा के सदस्य के रूप में नहीं थे, लेकिन इन्होंने भारत के संविधान का मसौदा तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ये भारतीय संविधान के संवैधानिक सलाहकार के रूप में अपनी सलाह देते थे। इसके अतिरिक्त टी कृष्णामाचारी, एच.सी. मुखर्जी और के.एम. मुंशी, ये सभी संविधान सभा के सदस्य के रूप में कार्य कर रहे थे। अगला प्रश्न हम देखेंगे, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संसद साधारण बहुमत से विधि पारित कर संशोधन नहीं कर सकती? आपको ऑप्शन दिए हैं, ए अनुच्छेद 100, बी अनुच्छेद 105, सी अनुच्छेद 11 और डी अनुच्छेद 312। तो आपको यहाँ विशेष रूप से पूछा गया है, साधारण बहुमत से विधि पारित कर संशोधन नहीं कर सकती है। इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, 312। 312 जो अनुच्छेद है वो भारत में नवीन अखिल भारतीय सेवाओं के गठन से संबंधित है, जिसके लिए राज्यसभा द्वारा 2/3 बहुमत से इसे पारित होना चाहिए। इसके अतिरिक्त कुछ अनुच्छेद और भी हैं जिसे साधारण बहुमत से विधि पारित कर संशोधित नहीं कर सकते। उसमें अनुच्छेद 54, 55,
73, 162, 241 तथा 368 आते हैं। इसके अतिरिक्त 7वीं अनुसूची की कोई सूची संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व आदि में भारतीय संसद साधारण बहुमत से विधि संशोधन नहीं कर सकेगी। अगला प्रश्न हम देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन विषय संघ सूची का नहीं है? कौन सा विषय जो है वो संघ सूची से संबंधित नहीं है, आपको बताना है। ऑप्शन ए है विवाह एवं तलाक, बी है नागरिकता, सी बैंकिंग और डी अंतर्राज्यीय व्यापार। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विवाह एवं तलाक। विवाह एवं तलाक की अगर बात करें तो ये समवर्ती सूची का विषय है, ना कि संघ सूची का। यानी इसमें राज्य और केंद्र दोनों ही कानून बना सकते हैं और इसके बेहतर उदाहरण आप देख चुके हैं। इसके अतिरिक्त नागरिकता, बैंकिंग, अंतर्राज्यीय व्यापार और विदेश के साथ में संबंध इत्यादि जो विषय हैं वो विषय संघ सूची के विषय कहलाते हैं। अगला प्रश्न हम देखेंगे, समाजवाद एक टोपी की भांति है जिसने अपनी आकृति खो दी है क्योंकि उसे सभी धारण करते हैं। यह कथन किससे संबंधित है? ऑप्शन ए GDH कोल, बी CEM जोड़, सी GB शाह और डी बर्ट्रैंड रसेल। तो दोस्तों इसका सही उत्तर आप भलीभांति जानते होंगे। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, CEM जोड़। इनका ये प्रसिद्ध कथन है और इनका मानना था कि समाजवाद की इतनी अधिक लोकप्रियता हो चुकी है कि अपनी मौलिकता खो चुका है। यानी हर देश अपनी अपनी परिस्थिति के अनुसार से अपने हिसाब से समाजवाद का उपयोग कर रहा है। इसलिए उन्होंने कहा था समाजवाद एक टोपी की भांति है, इसने अपनी आकृति खो दी है क्योंकि उसे सभी धारण करने लगे हैं। अगला प्रश्न हम देखेंगे, एक सिस्टम एनालिसिस ऑफ पॉलिटिकल लाइफ, यानी ये एक नहीं है, ए सिस्टम एनालिसिस ऑफ पॉलिटिकल लाइफ के लेखक हैं। आपको ऑप्शन दिए हैं, ए कार्ल जे फेडरिक, बी डेविड ईस्टन, सी मार्टिन ए कापलान और डी पीटर एच मर्कल। तो दोस्तों ये बुक का नाम आप फिर से सुन लें, ए सिस्टम एनालिसिस ऑफ पॉलिटिकल लाइफ। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डेविड ईस्टन। ए सिस्टम एनालिसिस ऑफ पॉलिटिकल लाइफ 1965 में डेविड ईस्टन के द्वारा लिखी गई किताब थी। इस पुस्तक में ईस्टन ने सिद्धांत निर्माण संबंधी अवधारणा संरचना का व्यवहार में प्रयोग करके राजनीति और समाज की अंतःक्रियात्मकता, अनुभव विश्लेषण अध्ययन को व्यवहारिक रूपरेखा प्रदान करने का प्रयास किया है। राजनीतिक अध्ययन विश्लेषण की अवधारणा का प्रयोग सबसे पहले डेविड ईस्टन ने ही किया था, तो आप याद रखेंगे इस बात को भी। अगला प्रश्न हम देखेंगे, आधुनिकीकरण और क्षय के सिद्धांत की धारणा निम्नलिखित में से किसकी है? ऑप्शन दिए हैं, ऑप्शन ए है एल्पाई, बी है लिपसेट, सी हटिंगटन और डी है रोस्टो। दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हटिंगटन। आधुनिकीकरण और क्षय के सिद्धांत की जो धारणा है वो सैमुअल पी हटिंगटन ने अपनी रचना पॉलिटिकल ऑर्डर इन चेंजिंग सोसाइटीज, जो कि 1968 में पब्लिश हुई थी, उसमें दिया है। इन्होंने राजनीतिक विकास और आधुनिकीकरण में सीधा संबंध नहीं है इस विषय में बातचीत की है। हटिंगटन के विचार से राजनीतिक विकास का जो प्रमुख लक्षण है वह राजनीतिक व्यवस्था है और इसमें मुख्य जो बाधा के रूप में आता है वह राजनीतिक अव्यवस्था से के कारण आता है। तो इस तरह से उन्होंने आधुनिकीकरण और क्षय के सिद्धांत की जो धारणा है वो दी थी। अगला प्रश्न हम देखेंगे, किसी पंचायत की समयावधि पूर्ण होने से पूर्व भंग किए जाने की स्थिति में गठित पंचायत कार्य करेगी। आपको बताना है 5 साल का पंचायत का कार्यकाल होता है। अगर उससे पूर्व उसे भंग किया जाता है तो जो नई पंचायत गठित होगी वो कब तक कार्य करेगी? आपको ऑप्शन दिए हैं, ए शेष बचे हुए समय के लिए, बी पूरे 5 साल के लिए, सी जैसा ग्राम सभा द्वारा तय किया जाए और डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शेष बचे हुए समय के लिए। तो जब भी कोई पंचायत समयावधि पूर्ण होने से पहले भंग कर दी जाती है तो जो अगली पंचायत का गठन होता है वो शेष बचे हुए समय के लिए ही रहती है। लेकिन गठन जैसी भंग होती है, भंग होने के बाद में निर्वाचन आयोग अगले 6 माह के भीतर ही उसमें चुनाव करवाता है और उसके भीतर ही चुनाव करने के बाद में नई पंचायत का गठन कर देता है और वो नई पंचायत जो भी गठित होगी वो शेष बचे हुए समय के लिए ही वर्क करेगी। उसके बाद में फिर से चुनाव होंगे। अगला प्रश्न है, मुख्य कार्यपालक संगठन में कठिनाइयों का अंत करने वाला
मुख्य कार्यपालक के विषय में यहाँ बात की गई है। मुख्य कार्यपालक संगठन में कठिनाइयों का अंत करने वाला, पर्यवेक्षक एवं आगामी कार्यक्रमों का प्रवर्तक होता है। यह कथन किसका है? तो मुख्य कार्यपालक के बारे में बात की गई है, कथन किसका है आपको बताना है। ऑप्शन ए डिमाक, बी है एल डी वाइट, सी है प्रोफेसर बीड और डी है उर्विक। दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए डिमाक। डिमाक के अनुसार मुख्य कार्यपाली संगठन में कठिनाइयों का अंत करने वाला होता है, पर्यवेक्षक के रूप में कार्य करता है, आगामी कार्यों के प्रवर्तक समूह के रूप में होता है, जो किसी देश की प्रशासनिक व्यवस्था का अध्यक्ष भी होता है। राज्य की इच्छा की अभिव्यक्ति कार्यपालिका के द्वारा तय होती है और उसके प्रमुख के रूप में कार्यपालक होता है। अगला प्रश्न हम देखेंगे। जेम्स डे मुने के अनुसार संगठन का पहला सिद्धांत क्या है? तो विद्वान का नाम है जेम्स डी मुने और उनके अनुसार संगठन का पहला सिद्धांत बताएंगे। ऑप्शन ए है विकेंद्रीकरण, बी पद सोपान, सी नियंत्रण का दायरा और डी समन्वय। उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी समन्वय। जेम्स डे मुने के अनुसार संगठन का पहला सिद्धांत जो है उसे समन्वय माना जाता है। जेम्स डे मुने तथा रैले ने एक आदर्श संगठन के लिए 4 प्रकार के सिद्धांतों का उल्लेख किया है, जिसमें पहला सिद्धांत है समन्वयात्मक सिद्धांत, दूसरा है पद सोपान का सिद्धांत, तीसरा आ जाएगा कार्यात्मक सिद्धांत और चौथा आ जाएगा स्टाफ एवं सूत्र सिद्धांत। अगला प्रश्न हम देखेंगे। उत्तर दक्षिण संवाद का क्या अर्थ है? ऑप्शन ए उत्तर दिशा तथा दक्षिण दिशा, बी पूर्वी साम्यवादी देश तथा पश्चिमी देश, सी उत्तर अमीर देशों का प्रतीक है जबकि दक्षिण में विकासशील देश आते हैं, डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। उत्तर दक्षिण संवाद का अर्थ है उत्तर अमीर देशों का प्रतीक है जबकि दक्षिण में विकासशील देश आते हैं। तो आप भी भली भांति वर्ल्ड मैप में जानते हैं, जो उत्तरी सीमा है उसमें ऐसे देश शामिल होते हैं जो प्रायः विकसित देश हैं, लेकिन अगर दक्षिण में हम चले जाते हैं तो मैप के अकॉर्डिंग दक्षिणी क्षेत्र में ऐसे देश आते हैं जो अल्प विकसित या कम विकसित या विकासशील देश होते हैं। तो इन दोनों के बीच में जो उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद के नए रूप आए थे उनको समाप्त करने की मांग उठी और उसके बीच में जो कूटनीतिक संवाद हुआ उसे ही उत्तर दक्षिण संवाद कहा जाता है। तो याद रखेंगे, उत्तर यहाँ अमीर देशों का प्रतीक है यानी विकसित देशों का प्रतीक है, जबकि दक्षिण विकासशील और अल्प विकसित देशों का प्रतीक है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा भारतीय स्वतंत्रता का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? ऑप्शन ए भारतीय शासन अधिनियम 1858, बी मार्लियामेंटो सुधार अधिनियम 1909, सी भारतीय शासन अधिनियम 1919 और डी भारतीय शासन अधिनियम 1935। दोस्तों सही उत्तर इसका आप भली भांति जानते होंगे। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए भारत शासन अधिनियम 1858। भारतीय शासन अधिनियम 1858 को भारतीय स्वतंत्रता का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। इसके तहत भारत का शासन सीधे महारानी विक्टोरिया जी के हाथ में चला गया था। इसके अलावा उन्होंने बहुत सारे चेंजेस किए थे, जैसे गवर्नर जनरल का पदनाम बदलकर इन्हें भारत का वायसराय कर दिया गया था। भारत के शासन को ताज के शासन के नाम से बुलाया जाता था और जो वायसराय था वो भारत में ब्रिटिश ताज का प्रत्यक्ष प्रतिनिधि की तरह कार्य करता था। अगर हम वायसराय की बात करें तो लॉर्ड कैनिंग भारत के पहले वायसराय बने थे। अगला प्रश्न हम देखेंगे। विधिक और राजनीतिक संप्रभु के मध्य के भेद पर जोर दिया था। आपको ऑप्शन दिए हैं। ऑप्शन है ए ऑस्टिन, बी है डिग्यूट, सी है डाइसी और डी है लास्की। दोस्तों इसमें ऑप्शंस ऊपर नीचे हो गए हैं तो इसे अच्छे से देखिएगा। ऑप्शन ए में है ऑस्टिन, बी में है डिग्यूट, सी में है डाइसी और डी है लास्की। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी डाइसी। विधिक और राजनीतिक संप्रभु के बीच डाइसी ने ही अंतर किया है। डाइसी के अनुसार वैध संप्रभुता कानून बनाने वाली वह शक्ति होती है जो अन्य किसी भी कानून या विधि से मर्यादित नहीं होती, यानी जो भी कानून बनाएगा वो अन्य किसी कानून से घिरा हुआ नहीं रहेगा या उसके अकॉर्डिंग काम नहीं करेगा। वो जो समय परिस्थिति रहेगी और मांग रहेगी जनता की उसके अकॉर्डिंग कानून बनाता है। डाइसी का विचार है जिस संप्रभु को वकील लोग मानते हैं उसके पीछे एक दूसरा संप्रभु रहता है और इस संप्रभु के सामने वैधानिक संप्रभु को सिर झुकाना पड़ता है, यानी विधि के शासन के अनुसार ही सब कुछ चलता है। तो ये प्रमुख जो कथन है और प्रमुख जो भेद है विधिक और राजनीतिक संप्रभु के मध्य में वो डाइसी ने दिया था, आप याद रखें। अगला प्रश्न है,
निम्नलिखित में से कौन नववामपंथ का प्रमुख विचारक माना जाता है? ऑप्शन ए ई एफ सुमेकर, बी मिल्टन फ्राइडमैन, सी हर्बर्ट मार्क्यूस और डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। दोस्तों सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, हर्बर्ट मार्क्यूस। हर्बर्ट मार्क्यूस को नववामपंथ का प्रमुख विचारक कहा जाता है। इसके अन्य विचारक में आते हैं मैक्स हर्खाइमर व थियोडोर एडोनो। इन्होंने पूंजीवादी समाज की आलोचना की, साथ में इसमें यह भी बताया कि इस पूंजीवाद के कारण मानव पराया हो गया है, मानवीय स्वतंत्रता समाप्त होते जा रही है और ये जो तकनीकी का प्रयोग करते हैं, इस तकनीकी प्रयोग से या तकनीकी प्रगति के युग में मानव अपनी आध्यात्मिकता को खोता जा रहा है। तो इस तरह के विचार नव वामपंथ के जो विचारक हैं उनके द्वारा लाए गए थे और इसके प्रमुख में आप याद रखेंगे हर्बर्ट मार्क्यूस। अगला प्रश्न हम देखेंगे, एक सभी के लिए तथा सभी एक के लिए सामूहिक सुरक्षा के रक्षक हैं, यह कथन किसका है? ऑप्शन ए पामर एवं पार्किंस, बी मार्गेनथाउ, सी स्लीचर और डी आर्गेन्स्की। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मार्गेनथाउ। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के विषय में इन्होंने कहा था एक सभी के लिए तथा सभी एक के लिए सामूहिक सुरक्षा के रक्षक हैं। सामूहिक सुरक्षा का सिद्धांत अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का प्रमुख सिद्धांत है, जिसमें किसी एक देश पर हुए आक्रमण को अन्य सभी देशों के समूह पर हुए आक्रमण माना जाएगा और वो सभी लोग मिलकर एक साथ कार्य करेंगे। मार्गेनथाउ जो है उन्होंने इस तरह का कथन दिया था। वर्तमान में आप अगर नाटो समूह देखते हैं या सीटो समूह देखते हैं तो इसमें भी इसी तरह की व्यवस्था है। अगर किसी एक देश के ऊपर आक्रमण हो जाता है तो यह माना जाता है कि समूह के समस्त देशों पर आक्रमण हुआ है और सभी मिलकर के सामना करते हैं। मार्गेनथाउ की एक प्रसिद्ध किताब है पॉलिटिक्स अमंग नेशन, तो आप याद रखें। अगला प्रश्न है, निरंकुश संप्रभुता का सर्वाधिक सशक्त समर्थक था, तो इसमें बताना है निरंकुश संप्रभुता के समर्थक कौन है। आपको ऑप्शन ए में दिया है हॉब्स, बी दिया है लॉक, सी रूसो और डी उपर्युक्त सभी। दोस्तों ये सभी जो हैं ये समझौतावादी हैं। आपको बताना है इनमें से किसने निरंकुश संप्रभुता का सर्वाधिक सशक्त समर्थन किया था। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हॉब्स। मुख्य समझौतावादी विचारक हॉब्स ने निरंकुश संप्रभुता के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। हॉब्स ने समझौते के माध्यम से जिस शासक वर्ग की परिकल्पना की है वह सर्वोच्च शक्तिशाली है, यानी उससे ऊपर कोई नहीं है और उसके ऊपर किसी का अंकुश भी नहीं है। अगला प्रश्न हम देखेंगे, कानूनी तथा राजनीतिक संप्रभुता के मध्य भेद क्या है। दोस्तों ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है। इसमें ऑप्शन दिए ए बोंदा, बी आस्टिन, सी एबी डायसी और डी लास्की। इसका सही उत्तर आप जानते हैं, सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी है एबी डायसी। इन्होंने कानूनी तथा राजनीतिक संप्रभुता के मध्य भेद किया है। अगला प्रश्न हम देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन बहुलवादी चिंतक नहीं है। आपको ऑप्शन दिए हैं। ऑप्शन ए है कोल, यानी जीडीएच कोल के बारे में बात कर रहे हैं, बी बोंदा, सी लिंडसे और डी वेब्स। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बोंदा। बोंदा एक बहुलवादी चिंतक के रूप में नहीं जाने जाते हैं। इसके अलावा जीडीएच कोल, लिंडसे, वेब्स, लास्की, बार्कर, मैटलैंड ये सारे जो विचारक हैं इन्हें बहुलवादी सिद्धांत के चिंतक या बहुलवादी विचारक माना जाता है। बहुलवाद के बारे में बात करें तो बहुलवादी विचारकों का मानना है कि राज्य अन्य समुदाय की भांति एक समुदाय की तरह ही है और इसका कार्यक्षेत्र तथा अधिकार भी अन्य समुदाय की तरह ही सीमित है। अगला प्रश्न हम देखेंगे, सामाजिक समझौता सिद्धांत मूलतः चाहता है। ऑप्शन ए राजनीतिक दायित्व के आधार को समझाना, बी यथास्थिति के औचित्य को बताना, सी राज्य की उत्पत्ति के ऐतिहासिक उद्गम की व्याख्या करना और डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो आपको इसमें यह बताना है कि सामाजिक समझौता सिद्धांत का जो है मूल क्या है, मूलतः यह चाह क्या रहा है। दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राजनीतिक दायित्व के आधार को समझाना और सामाजिक समझौता सिद्धांत का यही मूल है। सामाजिक जो समझौता है इसके द्वारा राज्य की वैधानिकता स्थापित की जाती है, देवी सिद्धांत के पतन हो सके ऐसे प्रयास किए जाते हैं और अगर वर्तमान में देखें तो सामाजिक समझौता अपने इन सभी उद्देश्यों को पूर्ण करने में सफल नजर आता है। अगला प्रश्न हम देखेंगे, निम्नलिखित में से नागरिक समाज यानी सिविल सोसाइटी की एक महत्वपूर्ण विशेषता क्या है। तो आपको नागरिक समाज या सिविल सोसाइटी के विशेषता बताना है।
ऑप्शन ए बाध्यकारिता, बी सामीप्य, सी स्वेच्छा और डी दया। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी स्वेच्छा। स्वेच्छा या सहमति नागरिक समाज की महत्वपूर्ण विशेषता होती है। नागरिक समाज या सिविल सोसाइटी में सीमित शासन की अवधारणा को स्वीकार किया गया है, जिसमें जनता की अधिक से अधिक भागीदारी शामिल होती है। अगला प्रश्न हम देखेंगे, पॉलिटी यानी संवैधानिक जनतंत्र कहीं अधिक स्थायी व्यवस्था है जिसमें क्रांति की संभावना कम रहती है, यह कथन दिया है। तो आपको बताना है कथन किसका है। ऑप्शन ए प्लेटो ने, बी अरस्तु ने, सी सिसरो ने और डी है पॉलीबियस ने। तो दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अरस्तु ने। पॉलिटी, जिसे आप संवैधानिक जनतंत्र भी कहते हैं, कहीं अधिक स्थायी व्यवस्था है, इसमें क्रांति की संभावना कम रहती है, यह कथन जो दिया है वो अरस्तु ने दिया है। अगला प्रश्न हम देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी गांधी की स्वराज की अवधारणा है। तो गांधी जी के स्वराज की अवधारणा क्या है बताना है। ऑप्शन ए कानून का शासन, बी योग्य व्यक्तियों का शासन, सी स्वशासन और डी सत्ताधारी का शासन। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी स्वशासन। तो गांधीवादी विचारधारा में जो स्वशासन है वह काफ़ी ज़्यादा फेमस रहा है। गांधी जी की दृष्टि से स्वराज एक सच्चे लोकतंत्र का पर्याय है। उनका कहना था कि कुछ लोगों को सत्ता प्राप्त हो जाने से सच्चा स्वराज नहीं आ पाएगा, इसलिए गांधी जी प्रत्येक नागरिक का इन्वॉल्वमेंट चाहते थे, इसलिए स्वराज की व्यवस्था करना चाहते थे। और वर्तमान में जो पंचायती राज व्यवस्था है और जो नगरीय निकाय की जो राज व्यवस्था है उसमें गांधी जी के स्वराज की झलक हमें दिखाई देती है। अगला प्रश्न हम देखेंगे, सही विकल्प पहचानिए। गांधी और नेहरू के विचार में भिन्नता थी, किंतु वे जिस अवधारणा को स्वीकार करते थे वह थी। विचारों में कुछ भिन्नताएं थी, लेकिन एक अवधारणा को वो एक समान मानते थे और एक साथ स्वीकार करते थे। बताना है कौन सी अवधारणा थी। ऑप्शन ए संसदीय लोकतंत्र, बी योजना द्वारा समाजवाद, सी पंथ निरपेक्ष समाज की आवश्यकता और डी देश का विभाजन। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी पंथ निरपेक्ष समाज की आवश्यकता। गांधी एवं नेहरू दोनों ने ही पंथ निरपेक्ष समाज की आवश्यकता पर बल दिया है। बाकी अन्य जो व्यवस्थाएं हैं यानी संसदीय लोकतंत्र, योजना द्वारा समाजवाद और देश का विभाजन, इनमें उनकी राय अलग अलग थी। अगला प्रश्न हम देखेंगे, यदि प्लेटो आज जीवित होते तो वे आधुनिक साम्यवादियों से अधिक साम्यवादी होते, यह कथन किसका है। ऑप्शन ए अरस्तु, बी बारकर, सी मैक्सी और डी रूसो। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मैक्सी। मैक्सी का कहना है कि यदि प्लेटो आज जीवित होते तो वे आधुनिक साम्यवादियों से अधिक साम्यवादी होते। प्लेटो ने अभिभावक वर्ग के लिए परिवार एवं संपत्ति विषयक साम्यवाद की परिकल्पना की है। अगला प्रश्न हम देखेंगे, प्लेटो की न्याय संबंधी सिद्धांत स्थिर या निष्क्रिय, आत्मानुवादी, अनैतिक, अमनोवैज्ञानिक है, यह कथन किसका है। तो प्लेटो के न्याय संबंधी सिद्धांत के विषय में किसने कहा है आपको बताना है। ऑप्शन ए जोड़, बी सेबाइन, सी अरस्तु और डी सिनक्लेयर। इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी सेबाइन। सेबाइन का कथन था कि प्लेटो का न्याय संबंधी सिद्धांत स्थिर या निष्क्रिय, आत्मानुवादी, अनैतिक, अव्यवहारिक और अमनोवैज्ञानिक है और इस तरह से वो प्लेटो के न्याय संबंधी सिद्धांत की आलोचना करते हैं। अगला प्रश्न हम देखेंगे, क्रांति का कारण सदैव असमानता में पाया जाता है, यह कथन किसका है। ऑप्शन ए बारकर, बी सेबाइन, सी अरस्तु और डी मैक्सी। सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी में दिया है अरस्तु। क्रांति का कारण सदैव असमानता में पाया जाता है और यह जो कथन है यह अरस्तु ने दिया है। उन्होंने देखा कि आर्थिक असमानताएं और विभिन्न सामाजिक वर्गों के बीच उत्पन्न तनाव असंतोष और विद्रोह को जन्म देते हैं, इसलिए उन्होंने यह कहा था कि क्रांति का कारण सदैव असमानता में पाया जाता है। अगला प्रश्न हम देखेंगे, रिपब्लिक केवल राजनीति पर लिखी गई पुस्तक मात्र नहीं वरन शिक्षा पर लिखी गई एक ऐसी उत्कृष्ट रचना है जो इससे पहले कभी नहीं लिखी जा सकी, यह कथन किसका है। तो बताना है दोस्तों रिपब्लिक के विषय में या उसकी महत्ता के विषय में यह बात किसने कही है। ऑप्शन ए रूसो, बी बारकर, सी कैटलिन और डी फास्टर। दोस्तों यह जो कथन है यह कथन कहा है रूसो ने, इसलिए ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। रूसो का मानना था कि रिपब्लिक केवल राजनीति पर लिखी गई पुस्तक नहीं है
इसके अतिरिक्त यह शिक्षा के ऊपर लिखी गई भी एक उत्कृष्ट रचना है, जो विभिन्न प्रकार के मुद्दों पर या विभिन्न प्रकार की सीख हमें देती है। इससे पहले इस तरह की किताब नहीं लिखी गई है। और ये जो कथन है, यह रिपब्लिक जो है रिपब्लिक के बारे में बता रहा है, उसके महत्ता का वर्णन कर रहा है। तो दोस्तों, यह हमारा आज का अंतिम अभ्यास प्रश्न था। इसी तरह के हम अभ्यास प्रश्न आपको देते रहेंगे। हमारी कोशिश रहेगी कल से हम आपको ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यास प्रश्न दें। तो लगातार आप हमारे साथ बने रहें और पूर्व में आए हुए प्रश्नों का अभ्यास करें। धन्यवाद। जय हिंद।